So yeah, definition of company. Section 2 clause 20 of the Companies Act 2013 provides that a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Means कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर कोई भी अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कंपनी एक्ट 1956 में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको बोलते हैं हम कंपनी। मतलब जो कंपनी इस एक्ट में हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है मींस कंपनीज एक्ट 2013 में, और कोई भी अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कि जो पहले के प्रीवियस लॉज है कंपनी के, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 वगैरह, तो उसमें जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उनको हम बोलते हैं कंपनी। Characteristics features of a company. So here are the characteristics features of the company, which are, first is incorporated association. अ कंपनी जो है रजिस्टर्ड ग्रुप है पर्सनस का, मतलब कि जो कंपनी है ऑफ कोर्स वो हमारी कंपनी एक रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सनस के थ्रू चलती है। तो जो पब्लिक कंपनी है उसमें हमें चाहिए होते हैं मिनिमम 7 मेंबर्स कंपनी को चलाने के लिए। इन पब्लिक कंपनी वी नीड मिनिमम 7 मेंबर्स, एंड इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं, एंड इन ओपीसी 1 मेंबर। तो पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 एंड ओपीसी में 1 मेंबर हमें चाहिए होता है फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। आर्टिफिशियल पर्सन है हम कंपनी कैसे, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड है विद द सैंक्शन ऑफ लॉ. It is not a human being but it acts through human being, thus a company is artificial person but not fictitious. So जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट हुआ है विद द सैंक्शन ऑफ लॉज, एंड ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है बट ये एक्ट करता है थ्रू ह्यूमन बीइंग, बिकॉज जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होती है, वो स्यू भी हो सकती है, स्यू कर सकती है, एंड इसका एक इंडिविजुअल की तरह ही हमारे सारे इसको फॉलो करना पड़ता है, बट ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको टच नहीं कर सकते, इट्स इनटेंजिबल एक्सेट्रा एंड ऑल। दस अ कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट फिक्शियस। तो कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बट नॉट फिक्शियस, मतलब ये इन्वेंटेड है बट रियल नहीं है। फिक्शियस मीन्स इन्वेंटेड बट नॉट रियल। ओके, ये इन्वेंटेड तो होती है बट ये रियल नहीं है, दैट वी कांट टच इट, एंड लाइक हम इसको कंपनी को टच नहीं कर सकते, इट्स इनटेंजिबल एंड ऑल। तो आर्टिफिशियल पर्सन है ऑफ कोर्स कंपनी। सो इससे हमें ये हुआ लाइक अ कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट हुआ है विद द सैंक्शन ऑफ लॉ। ऑफ कोर्स जो कंपनी है वो हमारी लॉ की वजह से हमारी बॉर्न हुई है, तो दैट्स वाई इट इज़ क्रिएटेड विद द सैंक्शंस ऑफ लॉ, and it is a separate legal entity. Another characteristic is it is a separate legal entity, like a company जो है वो एक legal person है जो entirely distinct और independent है from its members। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट है, लाइक इट हैज़ इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कंपनी के अपने खुद के राइट्स होते हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कंपनी फॉलो करती है, और इसमें जो मेंबर है और जो कंपनी है वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें कंपनी जो है वो ये नहीं कि मतलब मेंबर्स और जो कंपनी है बोथ आर इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सेपरेट प्रॉपर्टी है जो कंपनी है वो होल्ड करती है प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। जो प्रॉपर्टी है कंपनी की वो बिलोंग करती है कंपनी को एंड नॉट टू इट्स मेंबर। अगर कंपनी प्रॉपर्टी जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की होती है, ना कि कंपनी की शेयर होल्डर्स या फिर कंपनी के मेंबर्स की, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि जो कंपनी है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सो ऑफकोर्स जो कंपनी है कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर्स की तो नहीं होगी ना, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, नॉट टू इट्स मेंबर्स। नाउ कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। तो अ कंपनी जो है वो स्यू हो सकती है और वो स्यू कर सकती है इन इट्स ओन नेम, मतलब कि जो कंपनी है वो किसी भी अदर कंपनी पे या किसी अदर कंपनी पे केस कर सकती है, या फिर जो कंपनी है वो खुद भी स्यू हो सकती है, सामने वाला अगर कोई कंपनी करे या कोई भी। तो ये है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड लाइक एन इंडिविजुअल, लाइक
कंपनी जो है वो स्यू हो सकती है एंड वो सामने वाले को भी स्यू कर सकती है। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के डे टू डे जो भी काम होते हैं उसमें जो मेंबर्स है कंपनी के वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इवन। तो जो कंपनी है वो मैनेज होती है बाय द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कंपनी है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं एज वेल एज रिमूव्ड होते हैं बाय द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स मीन्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वो डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं कंपनी के उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, जिनको हम नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे रिमूव होते हैं एज वेल एज अपॉइंट भी वो हमारे शेयर होल्डर्स के थ्रू होते हैं। और जो ये डायरेक्टर्स होते हैं ये काम करते हैं डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कंपनी की, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि जो हम मतलब कि जो हम शेयर्स है कंपनी के वो हम एक से दूसरे पर्सनस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमारा आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन में जो कंपनी के मैंशनड है तो। और अदरवाइज़ इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं बट नॉट प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। मतलब कि हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी में हम ट्रांसफ़र तभी कर सकते हैं जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होगा, अदरवाइज़ नॉट। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि कॉन्टिन्यूट एग्जिस्टेंस है, कि जो कंपनी है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, वो कभी भी कंपनी ख़त्म नहीं होती। दस जो डेथ होती है किसी भी शेयर होल्डर वगैरह की, इंसॉल्वेंसी होना या इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। जो अगर कोई मेंबर्स की डेथ हो गई या कोई मेंबर पागल हो गया या कुछ भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया या फिर इंसॉल्वेंसी हो गया, तो ये जो है कंपनी की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज लाइफ ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। जो कंपनी है वो मेंबर्स के लाइफ पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। चाहे कंपनी के मेंबर्स को कुछ भी हो या डेथ हो या वगैरह कुछ भी हो, बट जो कंपनी है वो गोज़ ऑन फॉर एवर। कंपनी मेंबर्स के लाइफ पे डिपेंड नहीं करती। एक्सपीरियंस जो होता है शेयर होल्डर्स का, वो एक्सपीरियंस होता है एज अ कंपनी। जो एक्सपीरियंस है शेयर होल्डर्स का वो ऑफ अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ अ कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स का एक्सपीरियंस होता है कंपनी के वो रजिस्टर्ड होता है एज ए एक्सपीरियंस ऑफ ए कंपनी। नाउ contractual rights, a company being a legal entity different है from its members, as we have already discussed above, कि जो कंपनी है वो लीगल एंटिटी है। ऑफ कोर्स इट्स अ लीगल एंटिटी जो कि मेंबर्स से डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है, एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन इट्स ओन नेम। तो जो कंपनी है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए जो कंपनी है वो एंटर कर सकती है बाय इट्स ओन कंपनीज नेम। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन, जो कंपनी है वो अपने एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के सारा कुछ दिया होता है, मेंशन होता है कि कंपनी कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे काम करेगी एंड ऑल। तो जो कंपनी है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड नहीं जा सकती। जो एक्शन है और जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का वो लिमिटेड होता है विद इन द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो कंपनी है वो कोई भी काम या उसका कोई भी ऑब्जेक्ट MOA के बियॉन्ड नहीं जा सकता। अगर MOA में लिखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जो टायर्स बनाती है और उसके मेमोरेंडम में लिखा है, बट अगर कंपनी टायर के अलावा कोई काम करने लग गई है तो वो हमारा अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो वो हमारा फिर इल्लीगल हो जाएगा। तो ये हमारा मेंशन होना चाहिए MOA में, तभी कंपनी कोई भी काम कर सकती है। नाउ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, इट हैज़ द एग्जिस्टेंस ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ।
कैरीज ऑन इट्स अफेयर्स अकॉर्डिंग टू लॉ थ्रू आउट इट्स लाइफ, मतलब कि जो कंपनी है वो क्रिएट होती है बाय लॉ। ये कोई बाय बर्थ या नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह तो बर्थ होता नहीं है इसका, इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो कंपनी है वो क्रिएटेड होती है बाय लॉ, और इसके जितने भी सारे काम होते हैं वो लॉ के थ्रू ही होते हैं लाइफ टाइम तक, और अल्टीमेटली इज़ डिसॉल्व्ड बाय लॉ। मतलब जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट भी थ्रू लॉ ही होगी, और वो डिज़ोल्व्ड मतलब कि वो एंड भी उसका थ्रू लॉ ही होगा। जनरली जो एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का वो टर्मिनेटेड होता है बाय मीन्स ऑफ वाइंडिंग अप। जो कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस, उसका एंड हमारा होता है बाय द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के थ्रू जो कंपनी का एंड होता है, ठीक है। देयर इज़ नो डेथ ऑफ द कंपनी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, तो इट इज़ फॉर्म्ड फॉर द accomplishment of some public goals, एंड वट एवर प्रॉफिट इज़ गेन्ड इज़ डिवाइडेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट और या फिर लॉस भी जो कंपनी का होता है वो हमारा डिवाइड होता है अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। नाउ कॉमन सील, कॉमन सील जो है वो एबॉलिश्ड हो चुका है 25 मई 2015 को, कि नाउ नो नीड टू हैव अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बट अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, कॉमन सील का मतलब होता है कि लाइक ह्यूमन बीइंग जो कंपनी है वो साइन नहीं कर सकती किसी भी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल में, तो उसके लिए कंपनी का एक कॉमन सील होता है जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगाया जाता है एज अ साइन। तो जो कॉमन सील है बट वो एबॉलिश्ड हो चुका है कंपनी का विद इन द, मतलब कंपल्सरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी टू हैव अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बट अगर कॉमन सील है तो ओके, बट अगर कंपनी का कॉमन सील नहीं है तो उसके बिहाफ पे हम या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अगर 2 डायरेक्टर्स नहीं है तो 1 डायरेक्टर या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनी का, जो कंपनी ने अपॉइंट कर रखा होगा वो साइन करेगा। ठीक है। जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स के, जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है, और इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। मतलब कि जो कंपनी है जो कंपनी का लॉस होगा या कुछ भी फाइनेंशियल लॉस होगा वो ये नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स पे करेंगे। शेयर होल्डर्स सिर्फ उतना ही पे करेंगे जितना अमाउंट उनका अनपेड है शेयर्स पे। फॉर एग्जांपल एक मेंबर है, उसने 100 शेयर ले रखे हैं 10 रुपये के, तो उसको जो अमाउंट पे करना है कंपनी को वो उसको सिर्फ 10,000 ही पे करना है, उसके अलावा वो पे नहीं कर सकता। अगर उसके अगर फाइनेंशियल लॉस हमारा ज़्यादा हो गया है कि हमारा जो शेयर होल्डर जो अमाउंट पे कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अगर हमारा लॉस हो गया है तो वो हम ये नहीं कि वो शेयर होल्डर से कंपनी जो है पैसे मांगेगी, वो शेयर होल्डर से पैसे नहीं मांग सकती ज़्यादा। शेयर होल्डर सिर्फ उतने ही पैसे देंगे जितना उनका अमाउंट अनपेड है उनके शेयर्स पे, उसके अलावा कंपनी नहीं मांग सकती शेयर होल्डर से पैसे। और जो शेयर होल्डर्स की या फिर वो कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ नहीं कर सकती टू पे द कंपनीज डेथ। तो जो कंपनी है वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल लॉस होगा कंपनी का तो वो जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। सिर्फ उतना ही लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की जितना उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया है। जो अमाउंट उन्होंने अगर कि मतलब वो उसके अलावा ज़्यादा पे नहीं कर सकते, जितना अमाउंट अनपेड है सिर्फ वो उतना ही पे करेंगे। Thank you for watching my video. Like and subscribe for more videos.